प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। पिछली क्लास आप लोगों ने आनुवंशिकी के बारे में पढ़ी थी, याद हो रही होगी आपको, आपने याद किया होगा उसको। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मेंडल का सामान्य परिचय। मेंडल का सामान्य परिचय हम आप लोगों को करवाएंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक रहेगा वह मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, और चौथा टॉपिक रहेगा मेंडल ने अपने शोध कार्यों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इन टॉपिक्स को आप लोग आज की क्लास में समझेंगे। ध्यान से क्लास सुने, पूरी क्लास सुने, पूरी क्लास सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। मेंडल का सामान्य परिचय देखो, ग्रेगोर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। क्या नाम है भाई? ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है। मेंडल जो था उनको क्या कहते हैं भाई? पहली खास बात उसको परिचय में करवा दूं आप लोगों को मेंडल का, कि मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1822 और इनकी मृत्यु हुई थी 1884। ठीक है, पहले आप ध्यान में रखेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। देखिए, जन्म की अगर आप डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थडे कब आता है, तो कब आता है भाई? 22 जुलाई को। कब आता है? 22 जुलाई 1822 में मेंडल जन्मे थे। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। फिर दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, मेंडल की मृत्यु कब हुई? मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई। ध्यान में रखेंगे, मेंडल जो है उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, और इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1884 को। मेंडल को क्या कहते हैं? देखिए, मेंडल की और खास बात क्या है? मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का पिता, इन्हें हम आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का पिता किसे कहेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे कहेंगे? मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द तो दिया था बैटसन ने, लेकिन आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए, ये मेंडल जो थे उनका देश, किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के निवासी थे, देश उनका ऑस्ट्रिया था, और इनका प्रांत कौन सा था? स्टेट, किस स्टेट से संबंधित थे? तो आप बताएंगे हेंजेनडोर्फ। कौन से प्रांत के? हेंजेनडोर्फ। हेंजेनडोर्फ प्रांत के थे। ठीक है। इनका गांव कौन सा था? तो इनके गांव आप याद रखेंगे सिलीसियन। कौन सा गांव था? सिलीसियन। देखिए, देश कौन सा? ऑस्ट्रिया। देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। प्रांत कौन सा था? हेंजेनडोर्फ प्रांत के रहने वाले थे। और गांव कहां पर? सिलीसियन। यानी कि मेंडल का जन्म सिलीसियन गांव में हुआ था। सिलीसियन गांव किस स्टेट में है? हेंजेनडोर्फ में है। हेंजेनडोर्फ किस देश में है? ऑस्ट्रिया में। यानी कि मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के हेंजेनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में 22 जुलाई 1822 को हुआ। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद, जन्म लेने के बाद वो स्कूल गए। ठीक है। स्कूल में जब उन्होंने जाना प्रारंभ किया तो उन्होंने कब? 1822 में जन्म के बाद 1842 में उन्होंने फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की, यानी कि ग्रेजुएशन किया। कब? 1842 में। ये ध्यान में रखेंगे, 1842 में क्या किया भाई?
दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की। ध्यान में रखना कि मेंडल ने किस विषय से डिग्री प्राप्त की, तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। कब की भाई? 1842 में। कब प्राप्त की? 1842 में मेंडल ने किस विषय से डिग्री ली? दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। कब की? 1842 में। और 1843 में वो ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर था उसके चर्च में पादरी बने। ध्यान में रखना, अगली खास बात क्या है कि 1843 में वो क्या बने भाई? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। ठीक है, जिस प्रकार मंदिर में पुजारी होते हैं उसी प्रकार चर्च में पादरी होते हैं। तो 1842 की अपन बात की, 1842, फिर अपन ने बात की कर रहे हैं 1843। 1843 में क्या किया? ऑस्ट्रिया के ब्रून ऑस्ट्रिया में है और उस शहर में एक चर्च है। उस चर्च में क्या बने भाई? पादरी का पद ग्रहण किया, पादरी बने। ठीक है, कब? 1843 में मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने थे 1843 में। और इसी चर्च का जो उद्यान था, इस चर्च में जहाँ पर ये पादरी थे, उसी चर्च में जो उद्यान था वहाँ पर उन्होंने उद्यान मटर पर, किस पर? उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। गार्डन पी। उद्यान मटर को क्या कहते हैं भाई? उद्यान को तो क्या कहते हैं इंग्लिश में? गार्डन। और मटर को कहते हैं पी। गार्डन पी पर क्या किए? संकरण प्रयोग किए। ध्यान में रखना, संकरण प्रयोग किए। आप किए, ध्यान में रखना। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किए? तो आप बताएंगे उद्यान मटर पर। किस पर? उद्यान मटर पर। कहाँ पर? जो चर्च का उद्यान था उसमें मटर के पौधे उगे हुए थे, तो चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। किसने? मेंडल ने किए। जब पादरी बन गए ना मेंडल, उसके बाद उन्होंने संकरण प्रयोग किए। अब आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंटिफिकल नेम आपको याद होना चाहिए कि उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, या वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम। पूछ लें कि उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? उद्यान मटर या वनस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। यह उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। तो उद्यान मटर पर उन्होंने संकरण प्रयोग किए। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक इन्होंने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। चर्च में क्या किया मेंडल ने? कि मेंडल ने चर्च में एक पौधे को देखा। कौन से पौधे को देखा? उद्यान मटर के पौधे को देखा। उद्यान मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। मेरे साथ बोलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, उस उद्यान मटर पर कितने वर्षों तक संकरण प्रयोग किए? 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। कितने वर्षों तक संकरण प्रयोग किए? 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। अब मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए, उनका वह लिख लेता था। मटर के पौधों का पूरा लेखा जोखा रखते थे मेंडल जी। क्या रखते थे? जो भी वो प्रयोग करते थे, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उनका वो स्टेटिस्टिकल सांख्यिकीय डाटा वो रखते थे अपने पास। उनको लिख लिया करते थे
कि किस प्रकार के पौधे का मैंने संकरण प्रयोग करवाया, कितने पौधे लिए, उनसे कितने बीजों को बोने पर कितने पौधे प्राप्त किए। कहने का मतलब जो भी वो प्रयोग करते थे मटर के पौधे पर, उनको लिख लिया करते थे। इसलिए 7 वर्षों के बाद उन्होंने क्या तैयार किया, एक शोध पत्र तैयार किया कि जो निष्कर्ष निकाले ना संकरण प्रयोगों को, उसका क्या तैयार कर लिया, शोध पत्र तैयार किया। इस शोध पत्र को मेंडल ने ऑस्ट्रिया के जो ब्रून शहर की ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक एक संस्था थी, क्या थी भाई, जो शोध पत्र उन्होंने तैयार किए, उन शोध पत्रों को कोई बड़ी संस्था थी वहां पर ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर में, क्या नाम था उसका, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मेंडल ने जो शोध संकरण प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को लिखा, उसको तो क्या कहा, शोध पत्र। और इन शोध पत्रों को ब्रून शहर की एक सोसाइटी थी, एक संस्था थी, उसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, और इनकी इस सोसाइटी ने अपनी एक बुक प्रकाशित की। उस बुक का नाम था वार्षिकी। क्या नाम था, वार्षिकी। 1866 में जो उसने बुक प्रकाशित की, वार्षिकी 1866, मतलब ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो संस्था थी, उस संस्था की एक किताब प्रकाशित हुई। उस किताब का नाम था वार्षिकी 1866। कब प्रकाशित की, 1866 में। इस बुक में मेंडल का जो संकरण प्रयोग थे, उनके शोध पत्र जो था वह भी प्रकाशित हुआ। किस नाम से, पादप संकरण पर प्रयोग, इस नाम से, इस शीर्षक से इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। किस नाम से इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग। ठीक है, आप ध्यान में रखना। मेंडल ने, प्रश्न क्या पूछ लेंगे आप लोगों से, पूछा जा सकता है, मैं भी पूछ लेता हूं, क्या कि मेंडल ने अपना शोध पत्र कहां प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था में मेंडल ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, अब फिर मेंडल का जो शोध पत्र ब्रून सोसाइटी की वार्षिकी में 1866 में किस नाम से या किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, तो आप आंसर क्या बताएंगे, उसका शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। क्या शीर्षक था, पादप संकरण पर प्रयोग जो था, ये इस शीर्षक से मेंडल का संकरण प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे वह पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। किसकी कौन सी बुक में, वार्षिकी 1866। यह बुक किसने प्रकाशित की थी, यह बुक प्रकाशित की थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। किसने प्रकाशित की थी, कौन सी संस्था ने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक जो संस्था थी ऑस्ट्रिया की, उस संस्था की बुक थी वार्षिकी 1866। इस बुक में मेंडल के जो प्रयोग थे, मेंडल का जो शोध पत्र था, वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था, पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुआ। मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे 1856 से 1863, इन संकरण प्रयोगों के बाद मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले उनको आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, क्या बात बताई मैंने, मेंडल ने संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर, संकरण प्रयोगों
के निष्कर्षों के आधार पर जो नियम दिए उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है। मेंडल ने संकरण प्रयोगों के आधार पर अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर जो नियम दिए उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। इन आनुवंशिकताओं के नियमों की जो संख्या थी वह मुख्यतः 3 नियम आनुवंशिकता के उन्होंने प्रतिपादित किए थे। पहला नियम जो है वह प्रभाविता का नियम कहलाता है। दूसरा नियम जो है वह पृथक्करण का नियम कहलाता है और या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। तीसरा जो नियम है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। इन नियमों के बारे में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आप लोगों को समझाएंगे कि प्रभाविता का नियम क्या है, आप लोगों को बताएंगे कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है। आपको हम यह भी बताएंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। इस क्लास में आप यह ध्यान में रखें कि मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक जो संकरण प्रयोग किए, उन संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर 3 आनुवंशिकता के नियम दिए। 3 नियम दिए जिन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमने चर्चा की थी कि दूसरा टॉपिक हमने बताया आपको कि मेंडलवाद या मेंडलिज्म किसे कहते हैं। आज का जो ये सामान्य परिचय था मेंडल का, दूसरा टॉपिक अपना क्या है, मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है। पूछ लें, 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्या कि मेंडलिज्म या मेंडलवाद किसे कहते हैं। प्रश्न क्या हो गया, टॉपिक हो गया अपना मेंडलिज्म या मेंडलवाद। तो सिंपल सी बात जो अपन ने आप अभी पढ़ी कि मेंडल ने 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। पूछ ले किस पे किए, तो आप बताएंगे उद्यान मटर पर किए। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे पाइसम सैटाइवम। ठीक है, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। इन 7 वर्षों तक जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए थे मेंडल ने, उनको कहते हैं आनुवंशिकता के नियम। और मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही मेंडलवाद कहते हैं या मेंडलिज्म कहते हैं। आगे बात समझ में, मेंडलिज्म या मेंडलवाद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मेंडल के सिंपल सी डेफिनेशन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। आ गई बात समझ में, मेंडलवाद हिंदी में और मेंडलिज्म इंग्लिश में, मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं ये डेफिनेशन अगर आपको पता है तो, कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहेंगे, उसमें आप अगर 3 नियमों को और लिख दें तो आपका जो आंसर है वह ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। नंबर 1 कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम है उसको अपन कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बहुत
पृथक्करण का जो नियम है उसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये आज की क्लास का दूसरा टॉपिक था मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है। तो आप क्या कहेंगे, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहते हैं। आगे बात समझ में कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहते हैं और हम भारत में रहते हैं। आगे बात समझ में, ये मेंडलिज्म या मेंडलवाद था। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, तीसरा टॉपिक है वह क्या है, वह यह है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। देखिए, तीसरा टॉपिक जो आपकी बुक का है वह क्या है, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो कोई 2 कारण लिखिए, कोई 3 कारण लिखिए, कोई 4 कारण लिखिए। ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो टॉपिक क्या हो गया, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। आज ये भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। देखिए, आप इसका आंसर लिखेंगे, मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी कारण, मेंडल सफल क्यों हुआ। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने संकरण प्रयोग किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। मेंडल ही क्यों सफल हुआ। तो पहला सफलता का कारण था नंबर 1, मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल की सफलता का ये भी एक कारण था कि मेंडल ने कौन से पौधे को चुना, मटर के पौधे को चुना। अपने संकरण प्रयोगों के लिए किसको चुना, मटर के पौधे को का चुनाव मेंडल की सफलता का एक कारण था। दूसरा कारण क्या है, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण पर संकरण प्रयोग किए। मतलब एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। ये भी ध्यान रखना, ये दूसरा कारण है। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यह सफलता का दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या है, मटर के पौधे का चुनाव हो गया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और तीसरी बात क्या है, जो भी वो प्रयोग करते थे उन प्रयोगों का लेखा जोखा रखते थे। उन प्रयोगों का क्या रखते थे, लेखा जोखा रखते थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना, सांख्यिकीय विश्लेषण मेंडल ने जो भी अपना संकरण प्रयोग किए उनके निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ठीक है, या फिर अपन लिख लेंगे या कि अपने प्रयोगों का लेखा जोखा रखा। खूब सारे कारण हैं लेकिन आपको 3-4 कारण याद रखने हैं। ठीक है, निष्कर्षों का क्या रखा, सांख्यिकीय विश्लेषण किया उसने कि भाई कितने अपने पौधे बीज लिए, उन्होंने कितने लंबे पौधे लिए, कितने छोटे पौधे लिए, कौन से पौधे का किस पौधे के साथ संकरण करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया या फिर
इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पोलिनेशन करवाया, सारी चीज़ों का वह डाटा सुरक्षित रखते थे, लेखा जोखा रखते थे। क्योंकि मेंडल जो था उन्होंने इकोनॉमिक्स से भी डिग्री प्राप्त की थी, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया, सांख्यिकीय विश्लेषण रखा, लेखा जोखा रखा। यह भी मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण था। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मेंडल ने जो भी लक्षण चूज किए वो शुद्ध लक्षण थे। ये ध्यान में रखेंगे कि मेंडल ने जो भी लक्षणों, जिन लक्षणों को लेकर भी संकरण प्रयोग किए, वे सभी लक्षण क्या थे, अपने अपने गुणों के लिए शुद्ध थे। ठीक है। तो मेंडल, चौथा कारण क्या लिखेंगे, शुद्ध लक्षणों का चुनाव। यह भी एक प्रमुख कारण था, शुद्ध लक्षणों का चुनाव, क्योंकि उनमें और कोई जो वर्तमान आधुनिक जो जेनेटिक्स है उसमें जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण या जो बातें आ रही है उनका अभाव। तो वो लक्षण जो भी, जिनका भी चुनाव किया उन्होंने, लंबाई का है, चाहे पुष्प के रंग का है, चाहे फली के आकार का है, जो भी लक्षण उन्होंने चूज किए वो लक्षण क्या थे, शुद्ध। तो इसका मतलब क्या है, चौथा कारण क्या है, शुद्ध लक्षणों का चुनाव करना भी मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण था, शुद्ध लक्षणों का चुनाव करना। तो ये 4 मुख्य कारण आप ध्यान में रखेंगे। पहला मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण है मटर के पौधे का चुनाव। दूसरा प्रमुख कारण है मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा प्रमुख कारण है मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया और इनका लेखा जोखा रखा। चौथा कारण क्या है, शुद्ध लक्षणों का चुनाव किया। मेंडल ने जो भी लक्षण या जिन जिन लक्षणों का चुनाव किया वे अपने अपने गुणों में क्या थे, शुद्ध थे। इसलिए मेंडल अपने संकरण प्रयोगों में सफल हो सका। ये प्रमुख कारण थे मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण। अब और देखिए कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो देखिए क्या प्रश्न आ जाता है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। प्रश्न सुन लिया होगा, अब लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को कोई गलत नहीं लिख सको आप लोग। क्या प्रश्न है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो इसका आंसर सुनिए, आप इसको समझिए कि मटर का पौधा पहली बात तो क्या है, उनके गार्डन में उपलब्ध था। ये तो एक सामान्य कारण है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो पहला कारण आप ध्यान में रखेंगे, मटर एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय शब्द ध्यान में रखेंगे, मटर क्या है, एक वर्षीय पौधा है, एक वर्षीय शाक। मटर क्या है, एक वर्षीय शाक है। इससे क्या फायदा है, एक ही कम समय में बहुत सारी इसकी पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसका फायदा क्या है, इसलिए कम समय में एक से अधिक या कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये लिख लेंगे, इसलिए कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन संभव है, ये भी लिख लेंगे। ठीक है। अरे भाई एक वर्षीय शाक है, उसमें जल्दी से तो उग जाता है, जल्दी से पुष्प आ जाते हैं, जल्दी से ही आप लोगों के सामने उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। मुख्यतः लक्षणों को देख करके ही मेंडल ने संकरण प्रयोग किए थे, उनको जीनोटाइप के बारे में मेंडल को पता नहीं था। ठीक है। तो लक्षणों को देख करके ही, यानी कि फिनोटाइप को देख करके ही, फिनोटाइप के आधार पर ही मेंडल ने अपने निष्कर्ष दिए थे और संकरण प्रयोग किए थे।
लक्षणों को देख करके, जीनी संरचना का मेंडल को पता नहीं था। उस समय जीनी संरचना के बारे में इतनी खोज नहीं हुई थी। आगे बात समझ में। तो पहला कारण क्या है, जो मटर जो है एक वर्षीय शाकीय पौधा है। ठीक है। दूसरी क्या क्या खास बात है, मटर में अनेकों लगभग 34 के आसपास विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी यानी कि विपरीत लक्षण, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं और मेंडल ने केवल 7 विपर्यासी लक्षणों को पर ही संकरण प्रयोग किए, लेकिन मटर में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए भी उसने इसको चूज किया। विपर्यासी लक्षण से क्या मतलब हुआ भाई कि मटर का जो पौधा होता है ना, कई पौधे छोटे होते हैं, कई पौधे लंबे होते हैं। कई मटर की फली पिचकी हुई रहती है, कई मटर के पौधे ऐसे होते हैं उसके ऊपर फूली हुई फली लगती है। कई मटर के पुष्प जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, किसी में पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। तो विपर्यासी लक्षण है, खूब सारे विपर्यासी लक्षण है। अरे जब हम प्रयोग करेंगे मटर के पौधे को, छोटा बोना पौधा ले लिया, अगर बोना पौधा है और उससे लंबा पौधा उत्पन्न हो गया तो दिमाग में कुछ बात तो आई कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मटर के पौधे को उसने चुना कि मटर के पौधे में कई विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। फिर मटर का जो पौधा है वह उसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। मटर में पुष्प द्विलिंगी यानी कि नर व मादा पुष्पों की इनको आवश्यकता नहीं होती, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधे में किस प्रकार के पौधे में द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं। यह भी इसका कारण है। ठीक है। और ये पुष्प जो होते हैं क्लिस्टोगेमस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं और द्विलिंगी पुष्प से अपन किसी भी पौधे को नर बना सकते हैं और किसी भी पौधे को मादा बना सकते हैं। तो ये फायदा है। ठीक है। और खास बात क्या है, इनमें कृत्रिम परागण आसान होता है। मटर के पौधे में कृत्रिम परागण क्या होता है भाई, आसान, आराम से आप कर सकते हैं। कृत्रिम परागण आसान होता है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं विपुंसन आसानी से हो सकता है इसमें। इमेस्कुलेशन, विपुंसन या इमेस्कुलेशन आसान होता है। द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, कई विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्लिस्टो या बंद प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसमें बंद पुष्प पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। कृत्रिम परागण आसान होता है, इमेस्कुलेशन आसान होता है इसमें। विपुंसन या इमेस्कुलेशन विधि द्वारा कृत्रिम परागण अपन आसानी से इसमें कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि यह कम स्थान घेरता है, इसलिए भी यह इनमें संकरण प्रयोग आसानी से हो जाते हैं। कम स्थान घेरता है, बहुत सारे कारण है, कोई भी 3-4 कारण आप एग्जाम में लिख देना। कम स्थान घेरता है। ठीक है। तो इसलिए मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। क्या कारण है भाई, एक वर्षीय शाकीय पौधा होता है मटर, इसलिए कम समय में, एक ही वर्ष में या कम समय में एक से अधिक इनकी पीढ़ियां अपन प्राप्त कर सकते हैं। फिर मटर में अनेकों विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने, लगभग 34 के आसपास विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल ने कितने लक्षणों पर संकरण प्रयोग किए, 7 विपर्यासी लक्षणों पर संकरण प्रयोग किए। फिर मटर के पौधे में किस प्रकार के पुष्प, बंद प्रकार के और द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। कृत्रिम परागण इसमें आसानी से संभव हो सकता है। इमेस्कुलेशन, ये विपुंसन भी आसान होता है, या कम स्थान ये घेरता है। ये कारण है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। तो इस प्रकार आज की क्लास में आपने स्टडी की क्या, मेंडलवाद, मेंडलिज्म के बारे में स्टडी किया आपने। मेंडल के सामान्य परिचय के बारे में आपने स्टडी की। फिर आपने पढ़ा कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। फिर आपने पढ़ा कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। ये इस क्लास से जितने भी प्रश्न मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, उन प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में करेंगे
होमवर्क के रूप में करेंगे। इनके आंसर आप फिर से बार बार इस क्लास को स्टडी करके आंसर याद कर सकते हैं और याद करने के बाद इनको लिख सकते हैं। तो ये होमवर्क करें। डिस्क्रिप्शन में होमवर्क में और लिख दूंगा अलग से, वो आप अपने रजिस्टर में करें। क्लास हमारी बार बार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।